नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम सुनेंगे रिबॉर्न इन नोबल का नेक्स्ट एपिसोड। उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। ज्यादा देर न करते हुए चलते हैं कहानी पर। रात के समय आदित्य और ऋषु डिनर कर चुके थे और अब सोने के लिए अपने अपने रूम में चले गए थे। आदित्य अपने रूम में बेड पर लेटा हुआ था और सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसको कुछ दिनों पहले तक के उन तीनों के एक साथ एक हैप्पी फैमिली की तरह एक साथ सोने वाले सीन रह रहकर याद आ रहे थे। उसे थोड़ा तो पछतावा हो रहा था इशिका को न रोकने का, लेकिन उसे रोककर भी वो क्या ही कर लेता। उसके मन जो पिछले 2 दिनों से उथल पुथल चल रही थी, वो इशिका के यहाँ होने या न होने से शांत थोड़े न हो जाती। और अच्छा ही था कि इशिका चली गई थी, क्योंकि उसको यूं इग्नोर कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। आदित्य अपने इन्हीं ख्यालों में कहीं गुम था कि तभी उसके रूम के डोर पर एक नॉक होता है। वो हैरान हो जाता है कि इस वक्त कौन आया होगा। इतने में ही उसका डोर, जो कि अनलॉक्ड ही था, वो खुलता है और सामने ऋषु अपने नाइट सूट में खड़ा हुआ था। उसे देखकर आदित्य तुरंत उठकर अपने बेड पर बैठ गया और उसने हैरान होते हुए ऋषु से पूछा, क्या हुआ ऋषु, आप अभी तक सोए नहीं? नहीं, नींद नहीं आ रही। डैडी, क्या आज रात ऋषु आपके रूम में सो सकता है? ऋषु ने बहुत मासूमियत से पूछा। ऋषु का ऐसा उतरा चेहरा देखकर आदित्य का दिल भर आया। आज कितने टाइम बाद उसने ऋषु को इतना दुखी देखा था। ऋषु की उदासी उसके सीने को छलनी कर रही थी। उसने तुरंत अपनी बाहें फैलाकर ऋषु को उसकी ओर आने का इशारा किया। ऋषु को तो जैसे ग्रीन सिग्नल मिल गया था। वो तुरंत दौड़ता हुआ आदित्य के बेड पर आकर चढ़ गया और आदित्य की बाहों में उसने खुद को छिपा लिया। आदित्य की बाहें भी ऋषु के चारों ओर कस गई। उसने ऋषु को अपने सीने में ऐसा भरा जैसे कि वो उसके सारे गमों को अपने अंदर भर लेना चाहता था। आखिर ऐसा हो भी क्यों न। ऋषु उसका दिल का टुकड़ा जो था। अपने डैडी के इस कंफर्टेबल हक के एहसास ने ऋषु के स्ट्रॉन्ग दिखने के दिखावे को तोड़ दिया और वो आदित्य की बाहों में सिमटा रोने लगा। वो फूट फूट कर नहीं, सिसक सिसक कर रो रहा था। उसकी ये सिसकियां आदित्य के दिल को बेचैन कर रहे थे। आखिर ऐसा भी क्या हो गया था जो ऋषु इतना रो रहा था? वो जानता था कि उसका बेटा इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो एक पप्पी की वजह से इतना तो नहीं रो सकता था। जरूर कुछ बात तो जरूर हुई है। उसने ऋषु को अपनी बाहों से आजाद करके उससे पूछा, ऋषु, क्या हुआ? आप इतना रो क्यों रहे हो? डैडी, ऋषु को मम्मा की बहुत याद आ रही है, ऋषु ने सिसकते हुए कहा। उसकी बात सुनकर आदित्य के दिल को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। उसे लगा कि ऋषु के साथ कुछ गलत हुआ था, लेकिन आदित्य को ये नहीं पता था कि ऋषु के साथ सच में कुछ गलत तो हुआ था और इसी वजह से उसने पूरे दिन अपनी मम्मा से बात भी नहीं की थी। लेकिन अब जब उसकी मम्मा यहाँ से चली गई थी तो उसका छोटा सा मासूम सा दिल बहुत दुख रहा था। उसको अपनी मम्मा की आदत हो गई थी और उनसे कल रात से ही अभी तक बात न करने के बाद अब ऋषु को उनसे बात करने का बहुत मन कर रहा था। वो अपनी मम्मा की आवाज़ सुनना चाहता था, लेकिन फिलहाल तो उसकी मम्मा यहाँ नहीं थी, इसलिए वो अपने डैडी के पास ही आ गया। ऋषु की बात सुनकर आदित्य ने ऋषु से पूछा, अच्छा, अब आपको अपनी मम्मा की याद आ रही है, लेकिन जब वो यहाँ थी तब तो आपने उनको इग्नोर किया था। यहाँ तक कि आपने उनको अच्छे से बाय भी नहीं बोला था। उसकी बात सुनकर ऋषु अपना सर झुका लेता है। हाँ, ये सच था कि उसने ऐसा किया था, लेकिन ये तो सिर्फ वो ही जानता था कि उसने ऐसा क्यों किया था और वो ये बात अपने डैडी को नहीं बता सकता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके डैडी उसकी मम्मा पर गुस्सा करे। उसे लग रहा था कि अगर अपने डैडी को उसने वो ड्राइंग वाली बात बताई तो उसके डैडी उसकी मम्मा पर गुस्सा करेंगे, इसलिए वो चुप ही रहा। उसकी चुप्पी को देखकर आदित्य को लगा कि ऋषु ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो इशिका से नाराज था, क्योंकि उसने मोहित से उसके लिए रिक्वेस्ट नहीं की थी। उसने सोचा कि ऋषु को ये बात अच्छी नहीं लगी होगी कि इशिका ने मोहित के आगे उसको प्रायोरिटी नहीं दी। इसलिए आदित्य ने सोचा कि वो ऋषु को वो पप्पी वाली बात बता दे ताकि उसकी उदासी दूर हो जाए। इसलिए उसने ऋषु से कहा, वैसे तो आपकी मम्मा ने मुझे आपको ये बात बताने से मना किया था क्योंकि वो आपको सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन क्योंकि आप इतने सैड हैं इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। कौन सी बात डैडी? ऋषु ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। आपकी मम्मा ने आपके लिए स्नफी और वॉन्डी दोनों को ही खरीद लिया है, आदित्य ने खुशी से कहा। इस न्यूज को सुनकर ऋषु की आंखें चमक गई। वो इस बात को जानकर बहुत खुश हो गया और अपनी सारी उदासी को भूल गया। उसने एक्साइटेड होते हुए आदित्य से कहा, सच में डैडी, मम्मा ने सच में स्नफी को खरीद लिया? लेकिन कैसे? जरूर मम्मा ने इस बार भी कोई अच्छा सा प्लान बनकर मोहित से स्नफी को ऋषु के लिए ले लिया होगा। मम्मा इज बेस्ट।
उनको पता था कि ऋषु को स्निफी चाहिए था, इसलिए उन्होंने इस बार भी मोहित को बेवकूफ़ बनाकर ऋषु के लिए उससे स्निफी को ले लिया होगा, क्योंकि ऋषु की मम्मा ऋषु से बहुत प्यार करती है। ऐसा कहते वक्त ऋषु का चेहरे काफी चमक रहा था। उसका उतरा हुआ चेहरा इस वक्त फिर से खिल उठा था, मानो उसे सारे जहां की खुशियां मिल गई हो। आदित्य उसकी इस खुशी में कहीं खो सा गया था और उसको इस तरह खुश देखकर आदित्य को लगा कि उसने अच्छा ही किया ऋषु को सच बताकर। लेकिन तभी आदित्य की दिमाग में एक बात ठनकी, वो ये कि ऋषु की बात सुनकर उसको ऐसा लगा कि इशिका ने ऋषु के लिए मोहित को बेवकूफ़ बनाया था। और साथ ही ऋषु की बात से ये भी साफ था कि इशिका ने मोहित को किसी प्लान में फंसाया था। लेकिन पूरा मामला क्या था ये तो उसकी सिर्फ ऋषु ही बता सकता था, इसलिए उसने ऋषु से पूछा, ऋषु, आपने ऐसा क्यों कहा कि आपकी मम्मा ने दोबारा कोई प्लान बनाया होगा और मोहित को बेवकूफ़ बनाया होगा? बस फिर क्या था? आदित्य के सवाल जवाब देते हुए ऋषु ने एक्साइटेड होकर आदित्य को वो शूटिंग सेट वाली और मॉल वाली घटना बता दी। उसकी बात को सुन आदित्य शॉक्ड हो गया। अचानक से उसे बहुत पैनिक महसूस होने लगा, क्योंकि उसे ये रियलाइज्ड हो गया था कि उसने इशिका को कितना गलत समझा था। उसने सोचा था कि इशिका मोहित के आगे ऋषु को बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं देती, लेकिन ऋषु की बात से उसे पता चल गया था कि इशिका ने ऋषु के लिए मोहित के साथ क्या कुछ नहीं किया था, उसको किस तरह से बेवकूफ़ भी बनाया और ऋषु को उसका हक भी दिलाया। लेकिन उसने तो इशिका को गलत समझा लिया था और इसी वजह से उसने इशिका के साथ इतना गलत बिहेव भी किया। भले ही इशिका को उसकी कद्र हो या न हो, लेकिन इशिका ऋषु से सच में बहुत प्यार करती थी और उसने ये बात साबित भी कर दी थी। ये तो बस वही बेवकूफ़ था जो कि ये बात समझ नहीं पाया था। फिर आदित्य ने अपना थोड़ा और दिमाग लगाया और सोचा कि उस दिन भी मोहित के डिसीजन के अचानक से बदल जाने के पीछे भी कोई तो वजह जरूर रही होगी। ये सोचकर उसने कुछ कड़ियाँ जोड़ी और सोचा कि पहले इशिका का उस टाइम माँ बेटे के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करना और फिर मोहित का डिसीजन चेंज होना, फिर उसके बाद इशिका का अपने फ़ोन वापस लेने जाना, जबकि इशिका ने तो अपने फ़ोन को बिल्कुल भी उसे नहीं किया था और न ही उसे कहीं रखा था, तो फिर वो अपना फ़ोन वहाँ कैसे भूल सकती थी? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जानबूझकर अपना मोबाइल खुद वहाँ छोड़कर गई थी, क्योंकि उसको शायद अंदाजा था कि मोहित उस पप्पी को नहीं लेगा। और अगर ऐसा हुआ था तो इसका मतलब ये था कि उसकी वो स्पीच ही रीजन था कि मोहित ने अपना डिसीजन बदल लिया था, क्योंकि जहाँ तक वो जानता था कि मोहित की माँ नहीं थी और वो अपनी मम्मा को मिस तो करता ही होगा। शायद इसलिए वो उस पप्पी को उसकी माँ से अलग नहीं करना चाहता होगा। अब तो आदित्य के सामने सब कुछ पानी की तरह साफ था। अगर आदित्य इतनी सी बात का अंदाजा भी नहीं लगा पाता तो वो देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन नहीं होता। आखिर गैस करना बिजनेसमैन को अच्छे से को आता है। आदित्य के मन में जब ये बात क्लियर हुई कि इशिका ने किया तरह चालाकी से मोहित से बिना रिक्वेस्ट करे अपनी सिर्फ एक छोटी सी स्पीच के दम पर ही मोहित का डिसीजन चेंज कर दिया था, तो उसने मन में सोचा कि उसकी वाइफी कितनी चालाक थी। आज उसे इशिका के बारे में इतना सब जानकर वो बचपन वाली नटखट और शरारती इशिका की याद आ गई। उस इशिका के बारे में सोचकर आदित्य के होठों पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन कहीं न कहीं उसे बहुत गिल्टी फील भी हो रहा था, क्योंकि उसने इशिका को गलत समझा और उसके साथ गलत तरीके से पेश आया। उसे बेवजह इग्नोर भी किया और उसे खुद से दूर भी भेज दिया। एक फेमस होटल में इशिका अपने होटल रूम में बेड पर बैठी हुई थी। उसने अभी तक अपने कपड़े चेंज नहीं किए थे। उसने अपनी टांगे फैला रही थी और उन पर एक लैपटॉप रखा हुआ था। इशिका हमेशा अपने लैपटॉप को अपने साथ लेकर जाती थी, ताकि बोर होने पर या थोड़ा फ्री टाइम मिलने पर वो इससे टाइम पास कर सके, लेकिन फिलहाल वो इसे एक वीडियो कॉल के लिए यूज कर रही थी। सामने स्क्रीन पर दो लोगों थे, एक राहुल और दूसरी श्रेया। इस टाइम तीनों ही वीडियो कॉल पर थे, क्योंकि इशिका ने ही उन दोनों को इस वीडियो कॉल के लिए इनवाइट किया था और कल रात से अब तक की सारी कहानी उन दोनों को बता दी थी। राहुल अपने रूम में था, लेकिन वो एक स्टडी टेबल पर बैठा हुआ था, क्योंकि जब इशिका की कॉल आई थी उस वक्त वो कुछ स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा था जो कि उसको ऑफर की गई थी। वो इन्हें पढ़कर अपनी नेक्स्ट मूवी चूज करने वाला था। राहुल ने कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने हुए थे और एक रीडिंग स्पेक्टिकल्स लगा रखे थे, लेकिन वो इस टाइम भी बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग लग रहा था। इनफैक्ट इस टाइम वो काफी सीरियस लगा रहा था। उसकी पर्सनैलिटी इस वक्त काफी अट्रैक्टिव सी लग रही थी। इशिका की प्रॉब्लम सुनकर उसने अपने दोनों हाथों को अपने छाती पर बांधते हुए कहा, वेरी सिंपल, तुम बस वही पहली वाली इशिका बन जाओ और आदित्य को इग्नोर करना शुरू कर दो। बस फिर देखना कैसे उसकी अक्ल ठिकाने आती है। वो न तभी ठीक था जब तुम उसे इग्नोर करती थी, तब तो वो हर वक्त तुम्हारी अटेंशन पाने की फिराक में रहता था, लेकिन अब तुम उसको इतनी अटेंशन दे रही हो तो वो खुद तुम्हें इग्नोर कर रहा है।
सब इसलिए कि तुमने उसकी आदत बिगाड़ दी है। अब तुम्हें ही उसे सुधारना भी होगा। ऐसे छोटी सी बात पर भला कौन ही मुंह फूलता है। राहुल की बात सुनकर तो दोनों लड़कियों की आंखें चौड़ी हो जाती है। ये राहुल आदित्य का बेस्ट फ्रेंड होकर भी आदित्य की साइड लेने की जगह इशिका को उल्टा आदित्य को सबक सिखाने की बात कर रहा था। राहुल की बात सुन श्रेया, जो कि इस टाइम अपनी रूम की विंडो के पास एक चेयर पर अपने पैरों पर अपना लैपटॉप ले बैठी थी, बोली, ये क्या बकवास सा आइडिया दे रहे हो तुम। इशिका, तू इनकी बात मत सुन और डायरेक्ट जीजू से बात करके सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर ले। श्रेया की बात सुन राहुल झेप गया और वो बोला, मैं कोई बकवास आइडिया नहीं दे रहा बल्कि एकदम सही कह रहा हूँ। आदि मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसे अच्छे से जानता हूँ कि उसको इशिका की कौन सी बात से असर पड़ता है। तुम देखना, जब ये आदित्य को इग्नोर करेगी न तो 1 मिनट में लाइन पर आ जाएगा वो। श्रेया बोली, तुम जीजू के दोस्त हो या दुश्मन? उनकी वाइफ को उनको इग्नोर करने की बोल रहे हो। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, अगर जीजू को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो वो तो किसी को भी हो सकती है। और वैसे भी आज तक इशिका ने उनके साथ जो कुछ भी किया है, उसके बाद अगर जीजू एक बार उसे थोड़ा बहुत इग्नोर कर भी रहे हैं तो क्या हुआ। इसको उनसे बात करके सारी बातें क्लियर कर लेनी चाहिए। पहले तुम बताओ कि तुम इशिका की दोस्त हो या दुश्मन। आदित्य ने इशिका को गलत समझा और उसे इग्नोर भी कर रहा है, लेकिन तुम हो कि इशिका को ही झुकने को बोल रही हो। जब वो गलत ही नहीं है तो वो भला क्यों झुके। अपनी दोस्त की साइड लेने से तो रही और बल्कि उसे ही झुकने को बोल रही हो। किसी ने सच ही कहा है, औरत ही औरत को दुश्मन होती है। राहुल झगड़ते हुए बोला। श्रेया बोली, तुम। श्रेया आगे कुछ बोलती कि उससे पहले ही इशिका को आवाज आए, बस करो तुम दोनों। इशिका की बात सुनकर राहुल और श्रेया स्क्रीन पर इशिका को देखते हैं, जिसकी आंखों में आंसू भर आए थे। इशिका को रोता देख दोनों को गिल्टी फील होता है। इशिका ने उनसे हेलो मांगी थी और वो उसकी हेल्प की जगह खुद की लड़ाई में ध्यान लगा रहे थे। इशिका अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है, बिना उन दोनों की तरफ देखे कहती है, तुम लोगों से मैंने हेलो इसलिए मांगी थी क्योंकि मैं जल्द से जल्द इस मैटर को सॉल्व करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझसे अब और सहन नहीं हो रहा ये सब। तुम्हें पता है, उन्होंने कल से ही एक बार भी मेरी तरफ प्यार से नहीं देखा है। मुझे जब देखते हैं ना, मुझे उनकी आंखों में पहले की प्यार नहीं बल्कि एकदम ब्लैंक से एक्सप्रेशंस नजर आते हैं। वो मुझसे बात करते हैं तो उनकी बातों में वो पहली वाली जेंटलनेस की जगह एक अजीब सी कोल्डनेस सी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि वो मुझसे नहीं बल्कि किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं। बोलते वक्त इशिका के आंसू उसकी आंखों से निकल उसके चेहरे पर लुढ़क आए थे। इशिका की बात सुनकर श्रेया और राहुल को भी उसकी उदासी अब एकदम अच्छे से महसूस होने लगती है। अब उन्हें अपनी गलती पर पछतावा होता है। 2 पल के सन्नाटे के बाद इशिका बोलती है, जानते हो, उन्होंने जब मुझे बोला कि तुम चली जाओ तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी लाइफ से चले जाने को बोल रहे हो, और मुझे उन्होंने ये भी बोला कि मैं वहाँ रहूंगी तो उनके पेरेंट्स की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं उनकी बहुत बुरी हूँ, इतनी बुरी कि वो मुझे अपने पेरेंट्स की श्राद्ध की पूजा में शामिल भी होना नहीं देना चाहते, जबकि उन्हें पता था कि मैं पूरे दिल से इस पूजा में शामिल होना चाहती थी। लेकिन नहीं, उन्होंने तो मुझे यहाँ भेज दिया उस कॉन्ट्रैक्ट के बहाना ही तो था न ये मुझे दूर भेजने का, जबकि वो चाहते तो चुटकियों में मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे। लेकिन उन्होंने तो मुझे अपने पेरेंट्स की आत्मा की शांति की दुहाई दी और भेज दिया मुझे यहाँ। इशिका प्लीज रो मत यार, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जीजू तुझसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें बस थोड़ी सी गलत फहमी हो गई है। जब उनकी गलत फहमी दूर होगी तो वो फिर से तुझसे अच्छे से बात करेंगे। श्रेया ने उसको चुप करवाने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ इशिका, आदि लव्स यू अ लॉट। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हें यहाँ भेजकर उसका दिल भी उदास होगा, वो खुद भी खुश नहीं होगा इस वक्त। तुम जब वापस जाओगी न तब देखना, तुम्हें उसका बिहेवियर चेंज ही मिलेगा। राहुल ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहा, और ऋषु, उसका क्या वो भी पहले जैसा हो जाएगा? क्या मेरे लौटने पर वो मुझसे फिर से बात करने लगेगा? क्या फिर से मुझे एक बार वो मम्मा बोलेगा? इशिका ने रोते हुए पूछा। उसके जहन में ऋषु का उसको कल रात से अब तक इग्नोर करना घर कर गया था। रूखेपन से ही सही, लेकिन आदित्य ने तो फिर भी उससे एक बार को बात की थी, लेकिन ऋषु, उसने तो उसे बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था। इशिका की बात पर राहुल बोला, तुम उसकी टेंशन मत लो, वो तो छोटा सा बच्चा है, सिर्फ पप्पी ना मिलने पर ही तो वो रूठा हुआ है ना।
जब उसे तुम वो पप्पी गिफ्ट करोगी तो वो भी फिर से नॉर्मल हो जाएगा। श्रेया भी राहुल की बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, हाँ इशिका, बच्चे तो होते ही ऐसे हैं, जब उन्हें अपनी कोई जिद पूरी करवानी होती है ना, तो वो ऐसे ही मुंह फुला लेते हैं। इसलिए अब तू टेंशन मत ले और बस शांति से सो जा, नहीं तो कल सुबह तेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होंगे, और अगर तूने रेस्ट नहीं किया तो शूटिंग के वक्त तुझे प्रॉब्लम भी हो सकती है। उन दोनों की बात सुनकर इशिका 2 मिनट तक रोने के बाद इशिका ने अचानक से अपने आंसू पोंछे और बोली, मुझे लगता है कि तुम दोनों ने एक बात तो एकदम ठीक कही। कौन सी बात? राहुल और श्रेया ने एक साथ पूछा। यही कि मेरे वापस लौटने पर सब ठीक हो जाएगा, इशिका ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा। नेक्स्ट मॉर्निंग कपूर मैंशन में पूजा की सारी तैयारी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी थी और घर में पंडित जी, कुछ ब्रह्मांड, आदित्य के पेरेंट्स के कुछ दोस्त और आदित्य के कुछ दोस्त भी आदित्य के पेरेंट्स को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। ये सब आदित्य के बहुत ही खास लोग थे और इन्हें इशिका और ऋषु के बारे में अच्छे से पता था। इन्हें तो ये भी पता था कि इशिका ने कभी भी आदित्य और ऋषु को एक्सेप्ट नहीं किया था। इशिका को आज भी यहाँ न देखकर उन्हें लगा कि आज भी इशिका पहले की तरह ही थी। आदित्य ने आज एक सफेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था और वो आज बहुत ही ज्यादा चार्मिंग लग रहा था। वो सभी गेस्ट्स का वेलकम कर रहा था। वहीं पर एक फैमिली, ओबरॉय फैमिली थी। मिस्टर एंड मिसेस ओबरॉय आदित्य के पेरेंट्स के फ्रेंड्स थे, या यूँ कहे कि दोस्त तो सिर्फ मिस्टर ओबरॉय और मिस्टर कपूर ही थे, लेकिन उन दोनों की दोस्ती की वजह से उनके परिवार भी एक दूसरे को अच्छे से जानते पहचानते थे। मिस्टर ओबरॉय की और आदित्य एक कोने में खड़े कुछ बातें कर रहे थे और उनके बगल में ही मिसेस ओबरॉय और उनकी 23 साल की बेटी तानिया खड़ी हुई थी। तानिया की नजरें लगातार आदित्य को ही घूर रही थी। वो आदित्य को हमेशा से ही बहुत पसंद करती थी, लेकिन आदित्य की शादी इशिका से हो गई और उसका आदित्य से शादी करने का सपना टूट गया। लेकिन इशिका तो आदित्य को बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी, इसलिए वो हमेशा यही सोचती थी कि किसी न किसी दिन तो आदित्य उसे डाइवोर्स दे ही देगा। बस वो उसी दिन की राह तक रही थी कि कब ऐसा हो और कब उसको मौका मिले। तानिया इस तरह आदित्य को घूर रही थी कि तभी अचानक वहां ऋषु भागते हुए आया और शक्ल में हर जगह यहाँ वहां भागने लगा। ऋषु ने भी आदित्य की तरह ही व्हाइट कुर्ता पजामा पहना हुआ था और वो भी बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। उसके पीछे एक मेड अपने हाथों में एक ट्रे लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। वो थोड़ा आराम से दौड़ रही थी क्योंकि ट्रे में एक ग्लास दूध का और कुछ ब्रेड्स जैम लगे हुए रखे थे। बाबा, और कितना दौड़ाएंगे, नाश्ता कर लीजिए ना, वो बेचारी मेड एक जगह थक कर खड़ी होते हुए बोली। लेकिन ऋषु दौड़ते हुए ही बोला, नहीं ऋषु अभी नहीं खाएगा। ऋषु भी डैडी की तरह पूजा से पहले कुछ नहीं खाएगा। ऋषु को इस तरह दौड़ता देखकर आदित्य ने अपना मुस्कुराकर अपना सर हिला दिया। आज वो अपने बेटे को शरारत करने से बिल्कुल भी नहीं रोकने वाला था। आखिर परसों रात से उसके बेटे का मूड कितना उदास था, लेकिन कल रात जब उसने उसे स्निफी के खरीदने की बात बताई तब जाकर उसका ठीक हुआ था। तो वो भला क्यों फिर से अपने बेटे को शरारत करने से रोके। लेकिन तानिया, जो कि आदित्य को अट्रैक्ट करना चाहती थी, उसने सोचा कि अगर वो ऋषु को ये दूध पीने के लिए रेडी कर दे तो वो उससे जरूर इम्प्रेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सब जानते थे कि ऋषु में आदित्य की जान बसती थी। और अगर वो ऋषु को नाश्ता करवा देगी तो शायद आदित्य को उसमें उसके बेटे के लिए एक काबिल माँ भी नजर आ जाए और वो इशिका को डाइवोर्स देकर उससे शादी कर ले, फिर चाहे वो भले ही ऋषु के लिए ही क्यों न हो। इसलिए वो वहां चली गई और अचानक से दौड़ते हुए ऋषु के सामने जाकर खड़ी हो गई, जिससे ऋषु भी अचानक से रुक गया और उसकी ओर हैरानी से देखने लगा। उसने पहले भी इस आंटी को देखा हुआ था। ये आंटी यहाँ अपने पेरेंट्स के साथ पहले भी आई थी, लेकिन ऋषु को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा ऋषु के सामने बहुत स्वीट होने का दिखावा करती थी, जो कि ऋषु बहुत घटिया लगता था। इसलिए ऋषु ने सोचा कि उसे इग्नोर करने में ही भलाई समझी और वहां से दूसरी ओर जाने को था कि तभी तानिया ने उसे रोकते हुए कहा, हाय ऋषु बेबी, कैसे हो आप? आई एम फाइन, ऋषु ने कोल्ड बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहा। फिर तानिया बोली, ऋषु बेबी, आप पहले नाश्ता कर लो और फिर उसके बाद खेल लेना। इतना कहकर उसने में से बहुत एरोगेंटली कहा, ए इधर आओ और मुझे ये ट्रे दो। उसकी एरोगेंट टोन को सुनकर आदित्य को बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि उनके नौकर उनके लिए परिवार की तरह ही थे। ऐसे में कोई बाहर वाला कैसे आकर उनसे ऐसे बात कर सकता था। अगर ओबरॉय अंकल उसके डैड के दोस्त नहीं होते तो वो तानिया को अभी के अभी यहाँ से बाहर फेंक देता।
उस बेचारी मेड को भी तानिया की टोन से बहुत हर्ट फील हुआ, क्योंकि आदित्य या इशिका तो उससे ऐसे बात नहीं करते थे, लेकिन वो बेचारी थी तो एक मेड ही न। वो बेचारी कहाँ तानिया से कुछ कह पाती, इसलिए सर झुकाकर चल दी तानिया की ओर। जब वो तानिया के पास पहुंची तो तानिया ने ट्रे में से दूध का ग्लास ले लिया और रिशु से की तरफ करते हुए बहुत प्यार से बोली, लो रिशु बेबी, दूध पी लो। अभी अभी उसने जिस तरह से मेड से एरोगेंटली बात की और अब वो जिस तरह से उससे स्वीटली बात कर रही थी, उसका डिफरेंस देखकर तो रिशु को वो और भी ज्यादा फेक लगने लगी। और ऐसी आंटी के हाथ से वो बिल्कुल भी दूध नहीं पीना चाहेगा। ऐसे मन में सोचकर रिशु ने अपना सर न में हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। तानिया फिर से रिशु से दूध पीने की जिद करने लगी, लेकिन रिशु ने फिर मना कर दिया। इस सीन को देखकर मिसेस ओबरॉय ने मुस्कुराकर कमेंट किया, देखो कितने प्यार से तानिया रिशु को दूध पिलाने की कह रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई माँ अपने जिद्दी बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश कर रही हो। मिसेस ओबरॉय भी अपनी बेटी की आदित्य से शादी करवाने के सपने देखती थी, क्योंकि वो भी देश के सबसे अमीर आदमी की सांस बनना चाहती थी। इसके बाद पूरे देश में उनकी इज्जत कई गुना ज्यादा जो बढ़ जाती। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके इस कमेंट ने उस आदमी को, जिसे वो अपना दामाद बनाने की सोच रही थी, उसको बेहद गुस्से में ला दिया था और वो इस वक्त उन पर बरसने ही वाला था कि तभी ऊपर से एक सार्काज़्म भरी आवाज आई, लेकिन इससे ये सच तो नहीं बदलेगा कि आपकी बेटी मेरे बेटे की मां नहीं है। उस आवाज को सुनकर सब चौंक गए और आदित्य और रिशु तो शॉक्ड ही हो गए। जैसे ही उन दोनों ने सीढ़ियों की तरफ देखा तो वहां इशिका को देखकर और भी ज्यादा शॉक्ड हो गए और आदित्य की आंखें तो फटी की फटी रह गई इशिका को ऐसे देखकर, क्योंकि इशिका ने आज एक वाइट साड़ी पहनी हुई थी और फ्री पल्ला छोड़ा हुआ था। उसकी साड़ी में वाइट सिल्क से एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। शादीशुदा थी ना, इसलिए एकदम प्लेन वहां साड़ी नहीं पहनी हुई थी उसने। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो इशिका की मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में लाल चूड़ियां थी। शादी के बाद आज पहली बार इशिका मैरिड लग रही थी। आज पहली बार उसने अपने सुहाग की निशानियों को पहना था। नेक्स्ट, इशिका को इस तरह देखकर तो आदित्य बहुत शॉक्ड हो गया, क्योंकि इशिका ने इस घर में कदम रखते के साथ ही सबसे पहले अपना वो मंगलसूत्र उतार दिया था और उसे जिंदगी भर कभी न पहनने की बात कही थी, क्योंकि उसे इससे घुटन महसूस हो रही थी। आदित्य ने भी कभी सिंदूर लगाने या मंगलसूत्र पहनने के लिए फोर्स नहीं किया, क्योंकि जब इशिका ने जब उनके रिश्ते को ही नहीं एक्सेप्ट किया था तो ऐसे में ये सुहाग की निशानियां पहनकर झूठा दिखावा करने का क्या फायदा था। और वैसे भी वो एक एक्ट्रेस थी और ऐसे में वो कहाँ ही ये सब पहन कर घूमती। लेकिन आज इशिका को उन्हें पहना देखकर आदित्य की आंखें चमक गई थी। उसे जैसे आज इस बात का यकीन हो गया था कि इशिका ने सच में उनके रिश्ते को दिल से एक्सेप्ट कर लिया था। अब उसे अमित और इशिका के बीच उस दिन क्या हुआ था, इस बात से कोई भी मतलब नहीं था, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि उसने इशिका को गलत समझ लिया था। यही गलती उसने मोहित और रिशु के मामले में भी की थी, इसलिए वो अब और ये गलती नहीं करने वाला। दूसरी और इशिका को देखकर रिशु की तो आंखें ही भर आई थी। उसकी मम्मा ने उसकी खुशी के लिए स्निफी को भी खरीद लिया था और बदले में उसने क्या किया अपनी मम्मा के साथ, उसने अपनी मम्मा को इग्नोर किया था। ये बात सोचकर रिशु को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखें अपनी गलती को रियलाइज करके ही भर आई थी। तो वही बाकी सब तो इशिका को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। उसके यहाँ होने और इस रूप में होने का मतलब तो साफ था कि इशिका ने अपनी शादी को एक्सेप्ट कर लिया था। और यही बात तानिया और मिसेस ओबरॉय के दिल में बहुत चुभ रही थी और साथ ही इशिका के उस कमेंट ने तो उनके तन बदन में आग ही लगा दी थी। लेकिन मजाल थी उनकी कि इशिका के सामने अपना मुंह भी खोल दे तो उन्हें इशिका से नहीं बल्कि आदित्य से डर था। आखिर यहाँ मौजूद कौन सा ऐसा शख्स था जो कि इशिका के लिए आदित्य के प्यार को नहीं जानता था। इशिका बहुत ही स्टाइल में सीढ़ियों से उतरकर नीचे आती है और रिशु के पास आ हो रही होती है कि रिशु भी ये देखकर इशिका की ओर दौड़ता है और उसके पास पहुंचते ही बहुत तेज आवाज में एक्साइटेड होते हुए बोलता है, मम्मा। इतना कहकर रिशु हमेशा की तरह इशिका की टांगों से चिपककर उसको हक कर लेता है। उसके इस तरह एक्साइटेडली उसको हक करने से इशिका को बहुत खुशी होती है। यकीनन राहुल ने एकदम सही कहा था। उसके लौटते ही उसका बेटा फिर से उसे मम्मा कह रहा था और उसे हक भी कर रहा था। ये देखकर इशिका भी थोड़ी इमोशनल हो गई, क्योंकि वो कब से तड़प रही थी रिशु के मुंह से फिर से अपने लिए मम्मा सुनने के लिए। इशिका ने भी रिशु को खुद से दूर किया और नीचे बैठकर रिशु को अपने गले से लगा लिया। ये सीन देखकर आदित्य भी इमोशनल हो गया।
उन दोनों को एक साथ देखकर आदित्य के दिल को बहुत सुकून सा मिला और उसे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ जल्द ही पहले जैसा हो जाएगा। बाकी सभी भी ऋषु और इशिका को ऐसे देखकर खुश थी, क्योंकि यहाँ सभी जानते थे ऋषु इशिका के प्यार के लिए कितना तड़पा था और अब फाइनली उस मासूम बच्चे को उसकी माँ का प्यार मिल रहा था, तो इसमें उनको क्या ही प्रॉब्लम हो सकती थी भला। लेकिन दो लोग यहाँ ऐसे थे जिन्हें प्रॉब्लम थी। वो थे मिसेस ओबरॉय और तानिया, जो कि अब अपने सपने को टूटता हुआ महसूस कर रहे थे। इशिका ने जब ऋषु को खुद से अलग किया तो उसने रुहासी सी आवाज में कहा, मम्मा, ऋषु ने आपको बहुत मिस किया। उसकी बात सुनकर इशिका मुस्कुराकर बोली, मम्मा ने आपको मना किया था उनको ज्यादा मिस करने से। अब देखो क्या हुआ, आंखें थकी हुई से आपकी। कल रात को आप ठीक से नहीं सोए थे क्या? मम्मा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा अपने बेबी को ऐसे देखकर। इशिका की बात सुनकर ऋषु को थोड़ा गिल्टी फील होता है और वो अपना जल्दी से बोलता है, सॉरी मम्मा, आगे से ऐसा नहीं होगा। नाउ दैट्स लाइक माय बेबी। इशिका ने ऋषु के बालों को रफ करते हुए कहा। उसके बाद इशिका खड़ी हुई और पहले उसने मिसेस ओबरॉय को देखा और फिर तानिया को देखकर कहा, अगर मेरा बेटा नाश्ता नहीं करना चाहता तो उसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों उसे जबरदस्ती दूध पिलाने पर तुली हुई हो? तुम्हें पता नहीं क्या कि तुम्हारी इस हरकत की तुम्हारी माँ को ये गलतफहमी हो गई कि वो तुम्हें मेरे बेटे की माँ तक समझने लगी है, जबकि किसी और के बच्चे को, जिसे तुम मुश्किल से 2-3 बार ही मिली हो, उसको ऐसे जबरदस्ती दूध पिलाने की ये तो हरकत तुमने की है ना। उसके बाद तो तुम मुझे कुछ और ही लग रही हो। ऐसी हरकत तो कोई बेवकूफ या बदतमीज इंसान ही कर सकता है बस। इशिका की बात सुनकर हर जगह सन्नाटा छा गया। उसकी की बात से साफ था कि वो उन दोनों माँ बेटी को टारगेट कर रही थी, लेकिन उसकी बात से सब लोग सहमत थे, क्योंकि वो भी इस बात को अच्छे से समझ रहे थे कि तानिया और मिसेस ओबरॉय कौन से सपने बुन रहे थे और उनकी घटिया सोच के लिए सबको उन दोनों से नफरत हो रही थी। इशिका की बात सुनकर आदित्य और ऋषु को मन ही मन बहुत खुशी हुई। आखिर इशिका ने तानिया को सच से सामना जो करा दिया था। और क्या सुनाया था इशिका ने उसे, एक बार में ही उसे बेवकूफ और बदतमीज दोनों ही बोल दिया था। तानिया उन दोनों की वैसे भी पसंद नहीं थी और आज जब इशिका ने उसको सुनाया तो उन दोनों के दिल को सुकून मिल गया। लेकिन इशिका की बात सुनकर ओबरॉय फैमिली का मुंह उतर गया। मिस्टर ओबरॉय को अपनी बीवी और बेटी की इस घटिया हरकत पर बहुत ही गुस्सा आया। कहा तो वो आदित्य से बिजनेस रिलेटेड बात करने का मौका ढूंढ रहा था और कहा उन दोनों माँ बेटी की हरकत ने उसको आदित्य के सामने शर्मिंदा करवा दिया था। लेकिन दूसरी ओर मिसेस ओबरॉय और तानिया को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। गुस्से से दोनों माँ बेटी लाल पीली हुए जा रही थी। तानिया ने गुस्से में आकर इशिका से कहा, हाउ डर यू टॉक टू मी लाइक दैट? अगर मैंने ऋषु को दूध पिलाने की कोशिश की तो उसमें कौन सी इतनी बड़ी हो गई जो तुमने मुझे इतना कुछ सुना दिया? बेवकूफ और बदतमीज तो तुम हो। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई उसे एक बहुत सर्द आवाज सुनाई दी, जस्ट शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में खड़े होकर मेरी ही वाइफ से बदतमीजी करने की? सुने ना, धक्के मारकर बाहर निकालो इसे यहाँ से, आदित्य ने बहुत गुस्से में कहा। उसकी बात सुनकर ओबरॉय फैमिली का तो मुंह काला ही पड़ गया। आदित्य ने तो जैसे उन्हें मौत की सजा सुना दी थी। यहाँ से धक्के खाकर बाहर निकाले जाने का मतलब तो उनकी पूरे समझ के सामने न सिर्फ बेइज्जती ही थी, बल्कि आदित्य इस खबर के बाहर पहुँचते ही उनके बिजनेस को भी बहुत लॉस होगा, क्योंकि ये लोग जो आज ही प्रेजेंट है ना तो वो खुद ही उनके साथ कभी बिजनेस करेंगे और बाकियों को आदित्य के उनसे नाराज होने की बात बताकर उनको भी उनके साथ बिजनेस नहीं करने देंगे। ऐसे में तो उनकी फैमिली सड़क पर आ जाएगी। भिखारी बनकर वो भीख भी मांगना चाहेंगे तो कोई उनकी इस डर से भीख भी नहीं देगा कि कहीं आदित्य उसका भी उनकी ही तरह हाल न कर दे। इसलिए मिस्टर ओबरॉय जल्दी से अपने हाथ जोड़कर आदित्य से गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, आदित्य बेटा प्लीज ऐसा मत करो। मैं अपनी बेटी को तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारे ऐसा करने से हमारे साथ क्या होगा। बेटा अपने पेरेंट्स के लिए ही सही, लेकिन हमें बख्श दो। उनकी बात सुनकर आदित्य एक कठोर नजर उन पर डालकर उनसे बोलता है, आपको लगता है कि मेरे पेरेंट्स अगर आज जिंदा होते तो वो अपनी बहू की इंसल्ट बर्दाश्त कर पाते? वो भी आपकी इस स्टूपिड सी बेटी के मुंह से। इसकी तो इतनी भी औकात नहीं है कि ये मेरी वाइफ के सामने खड़े भी हो सके। फिर इसने कैसे सोच लिया कि ये मेरी वाइफ की इतनी बेइज्जती करके यहाँ से आराम से निकल सकती है? अगर इसे मैं बिना कोई सबक सिखाए यहाँ से जाने दूंगा तो इससे बाकियों की हिम्मत भी हो जाएगी आदित्य कपूर की वाइफ से बदतमीजी करने की। आदित्य की बात सुनकर मिस्टर ओबरॉय से कुछ कहते नहीं बनता, क्योंकि वो जानते थे कि अब आदित्य को रोक पाना मुश्किल था।
और अगर उन्होंने आदित्य से और रिक्वेस्ट की तो आदित्य न जाने गुस्से में आकर और क्या करे, इसलिए वो शांत हो गए। मिसेस ओबरॉय भी डर के मारे चुप ही रही क्योंकि वो भी आदित्य को नाराज नहीं करना चाहती थी। लेकिन तानिया तो गुस्से से उबल रही थी क्योंकि वो आदित्य को बहुत पसंद करती थी और आदित्य का उसके साथ ये सब करना, वो भी अपनी वाइफ के लिए, ये तानिया से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो आदित्य से बोली, आदित्य तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैं तो बस ऋषु को नाश्ता करवाना चाहती थी, लेकिन इशिका ने ही आकर मुझे इतना कुछ सुना दिया। उद्धरण चिन्ह मिस्टर एंड मिसेस कपूर, आदित्य ने अपने दांत पीसते हुए कहा। तानिया उसकी बात सुनकर एक पल में ही समझ जाती है कि आदित्य उसे उसकी औकात दिला रहा था और उसका मतलब था कि वो नहीं चाहता कि वो उसका और इशिका का नाम ले क्योंकि वो इसके काबिल नहीं थी। अपनी इतनी बेइज्जती करवाने के बाद तानिया का बिल्कुल भी मन नहीं था यहाँ एक और पल रुकने का, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन अचानक इशिका उसे रोकते हुए कहती है, रुको। तानिया के कदम उसकी बात सुनकर ना चाहते हुए भी रुक जाते हैं क्योंकि उसे डर था कि अगर वो खुद नहीं रुकी तो उसे जबरदस्ती रोक लिया जाएगा और वो अपनी और बेइज्जती नहीं करवानी चाहती थी, इसलिए वो रुक गई। कहो अब और क्या बाकी रह गया है, तानिया ने अपने गुस्से को दबाने की कोशिश करते हुए पूछा। उसकी इस कोशिश को देखकर इशिका मन ही मन बहुत खुश हुई। आखिर उसने जानबूझकर ही तो ये सब किया था। उसने जानबूझकर तानिया को गुस्सा दिलवाया था ताकि आदित्य उसे उसकी औकात दिखा दे। ये लड़की उसके पति के बारे क्या सोचती थी, इशिका को अच्छे से पता था। आज से पहले वो जब भी उनके घर आती थी, इशिका ने कभी भी कोई रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि उसे आदित्य से उस टाइम कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब आदित्य उसके जीने का मकसद था। आखिर वो उसके और अपने बेटे के लिए ही मर के भी लौट आई थी, इसलिए इशिका ने ये सब किया ताकि एक बार में ही इस तानिया और ओबरॉय फैमिली का पत्ता कट हो जाए। इशिका को पूरा यकीन था कि आदित्य के सामने उससे अगर तानिया ने जरा सी ऊंची आवाज तक में बात करने की कोशिश भी तो भी आदित्य उसे छोड़ेगा नहीं, लेकिन तानिया ने तो उससे भी बढ़कर कर दिया था। इससे इशिका को कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसे तो बल्कि इस बात की खुशी ही थी कि तानिया ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी। लेकिन अभी एक चीज और बाकी थी जिसके बिना इशिका तानिया को किसी भी हाल में यहाँ से जाने नहीं देने वाली थी। इसलिए इशिका बोली, से सॉरी टू सुनैना। व्हाट आर यू किडिंग मी, तानिया ने हैरानी से कहा। वो एक मेड से माफी नहीं मांगने वाली थी। इशिका ने एक सख्त आवाज में कहा, नो आई एम नॉट किडिंग। मेरे घर में आकर मेरे लोगों से कोई भी बदतमीजी से बात करे, ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आज तुम बिना सुनैना को सॉरी कहे यहाँ से गई तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे कितना बुरा करूँगी। और अगर तुमने माफ़ी मांग ली तो मैं तुम्हें यहाँ से न सिर्फ जाने ही दूंगी बल्कि ये भी ध्यान रखूंगी कि आज की बात यहाँ से बाहर न जाए। इशिका की बात सुनकर तानिया को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मिस्टर ओबरॉय की आंखें चमक गई। अगर इशिका ने आज की बात को यहाँ से बाहर जाने से रोक लिया तो उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा और वो रोड पर भी नहीं आएंगे। भले ही यहाँ पर मौजूद लोग उनके साथ बिजनेस नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे तो करेंगे ही न। ऐसा सोचकर मिस्टर ओबरॉय ने एक वार्निंग टोन में तानिया से कहा, तानिया अब बुत बनकर खड़े मत रहो। मिसेस कपूर ने तुम्हें इतना बड़ा दिल दिखाया है तो तुम भी इस मौके का फायदा उठाओ और मांग लो माफी, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तानिया उनकी आवाज में उसके लिए वार्निंग समझ जाती है और वो फाइनली सुनैना के पास जाकर बहुत बेमन से बोलती है, आई एम सॉरी। सुनैना कुछ भी नहीं कहती। उसे इस बदतमीज लड़की से कोई मतलब नहीं था, लेकिन आज जिस तरह उसकी मैडम ने उसकी इज्जत रखी, उसके बाद सुनैना के मन में इशिका के पहले से भी ज्यादा इज्जत बढ़ गई। यही हाल घर के बाकी नौकरों का भी था क्योंकि वो भी ये सीन अपनी आंखों से देख रहे थे। तानिया माफी मांगने के बाद वहाँ एक पल भी नहीं रुकी और जल्दी से वहाँ से चली गई। वो इशिका से एक न एक दिन आज का बदला जरूर लेने वाली थी। तानिया के जाने के बाद उसके पेरेंट्स भी आदित्य को ग्रीट करके चले गए। आखिर वो आज काफी जलील हो चुके थे। अब और जलील होने का उनका और कोई इरादा नहीं था। उनके जाने के बाद आदित्य इशिका के पास आकर उससे पूछते हैं, तुम वापस कब आए? आदित्य की बात में इशिका को वही पहले वाली जेंटलनेस महसूस हो रही थी, लेकिन उसने भी ठाना हुआ था कि पहले वो आदित्य को भाव नहीं देगी जैसा कि राहुल ने कहा था, और जब आदित्य उससे बात करने के लिए बेचैन हो जाएगा तब वो उससे आराम से सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर लेगी। इसलिए फिलहाल इशिका ने थोड़ा आदित्य को इग्नोर करने का दिखावा करते हुए कहा, सुबह के 3 बजे। खुद तो आप घोड़े बेचकर सोए हुए थे, लेकिन मेरी तो आंखों में से नींद कहीं गुम ही हो गई थी। उसकी बात सुनकर आदित्य ने गौर से इशिका को देखा तो सच में उसकी आंखें काफी टायर्ड लग रही थी।
इस वक्त उसे इशिका के लिए बहुत बुरा लग रहा था कि इशिका को जबरदस्ती भेजकर अच्छा नहीं किया। उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि उसकी गलतफहमी की वजह से उसकी वाइफी को इतना सब कुछ झेलना पड़ा। आदित्य ने इशिका की फिक्र जताते हुए कहा, तुम्हें वापस आने की कोई जरूरत नहीं थी। देखो कितनी थक गई हो तुम। इशिका उसकी आंखों में खुद के लिए वही पहले की तरह फिक्र देखकर मन ही मन बहुत खुश होती है, लेकिन बाहर से मुंह बनाकर कहती है, क्यों जरूरत नहीं थी। हाँ, आखिर ये मेरे सास और ससुर की श्राद्ध की पूजा है और मैं बाहर शूटिंग करती फिरूं। 4 लोगों को पता चला तो कहेंगे कि कितनी बेशरम बहू है। और वैसे भी आपको अगर इस बात की फिक्र है कि आपके पेरेंट्स की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी मेरे करियर को दांव पर लगाकर, तो आप क्यों न मेरे करियर को डूबने से बचा लीजिए। इतना कहकर इशिका वहां से ऋषु के पास चली गई और ऋषु से बोली, आपको जब भूख लगी तो सुनैना आंटी को बता देना, वो आपको ब्रेकफास्ट करवा देंगी। ओके, मम्मा और डैडी आज बहुत बिजी रहने वाले हैं। ऋषु खुशी से हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, ओ मम्मा। उन दोनों को देखकर आदित्य मन ही मन मुस्कुराता है। वो समझ गया था कि इशिका उससे थोड़ी नाराज है और उसे माफी भी मांग लेगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी वो लोग अकेले नहीं थे। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वो तुरंत अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालकर वरुण को एक मैसेज करता है, सॉल्व द मैटर विद सनशाइन फॉर योर मैडम। इतना कहकर वो फिर से अपना फोन अपनी पॉकेट में रख लेता है। इशिका के लौट आने से अब वो काफी सैटिस्फाइड था और खुश भी। पूजा शुरू होने में अभी थोड़ी देर थी और आदित्य और इशिका गेस्ट से बातें कर रहे थे, क्योंकि वो लोग इशिका से मिलना चाहते थे और औरतें तो ये सोच रही थी इशिका उनकी फ्रंट बन जाए ताकि उनको फायदा ही फायदा हो, क्योंकि एक तो इशिका एक फेमस एक्ट्रेस भी थी और उससे भी बड़ी बात थी कि वो मिसेस कपूर थी। देश के सबसे अमीर आदमी की पत्नी होने के नाते वो देश की सबसे अमीर औरत थी, इसलिए इशिका के साथ दोस्ती में उनको अपना फायदा ही फायदा नजर आ रहा था। इशिका इस बात को अच्छे से जानती थी कि वो लोग उसके स्टेटस की वजह से उसको इतनी रिस्पेक्ट दे रहे थे, लेकिन फिर भी वो ये सब काफी एंजॉय कर रही थी, क्योंकि आखिर आज उसे ये सब आदित्य की वाइफ होने के नाते जो मिल नसीब हो रहा था। वैसे तो उसके एक एक्ट्रेस होने की वजह से भी उसको काफी इज्जत मिलती थी, लेकिन जो इज्जत मिसेस आदित्य कपूर होने से इशिका को मिल रही थी, उससे इशिका को एक अलग ही खुशी थी। खुशी से भी ज्यादा उसको प्राउड फील हो रहा था अपने पति पर, जिसकी वजह से ही आज उसको नाक इतनी ऊंची जो थी। इसी बीच अचानक से एक आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। वो आवाज राहुल की थी, जो कि कह रहा था, चलो शुक्र है कि हम टाइम से पहुंच गए। राहुल की आवाज सुनकर सभी एंट्रेंस की ओर देखते हैं, जहां से राहुल चलते हुए अंदर की ओर आ रहा था। उसके साथ एक औरत भी थी जिनकी उम्र करीब 50 के आसपास होगी। उसने भी इशिका की तरह ही एक वाइट साड़ी पहनी हुई थी। इस उम्र में भी उनका चेहरे का नूर आज भी बरकरार था। उन्हें देखकर इशिका की आंखें चमक गई। ये वही तो थी जिनसे वो कब से मिलने को तरस रही थी। यही तो थी वो जिन्होंने उसके बेटे को उससे भी ज्यादा प्यार दिया और उसकी कमी को उसके बेटे की जिंदगी में पूरा किया। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि मिसेस मल्होत्रा ही थी। इशिका उन्हें देखते के साथ ही बाकी सभी को एक्सक्यूज में बोलकर मिसेस मल्होत्रा की ओर जाती है। आदित्य भी उसके पीछे ही आता है। इशिका को इस तरह साड़ी में एक सुहागन की तरह देखकर रही और मिसेस मल्होत्रा पहले तो थोड़ा से शॉक्ड होते हैं, लेकिन फिर वो दोनों ही खुश हो जाते हैं। मिसेस मल्होत्रा को राहुल ने इशिका के चेंज के बारे में पहले से ही बता दिया था, इसलिए उन्हें इशिका को देखकर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। इशिका और आदित्य जैसे ही उनके पास पहुंचे, दोनों ने एक साथ झुककर मिसेस मल्होत्रा के पैर छुए, जिससे मिसेस मल्होत्रा, आदित्य और राहुल एक पल को चौंक जाते हैं, क्योंकि आज से पहले तो इशिका ने उन्हें कभी ग्रीट तक किया था और आज उनके पैर छू रही थी। लेकिन फिर इसमें कौन सी बड़ी बात थी, ये तो हर बहू करती है। इसलिए उन तीनों ने इशिका के इस गेस्चर को आसानी से एक्सेप्ट कर लिया और मिसेस मल्होत्रा उनको आशीर्वाद देते हुए बोली, सदा सुखी रहो, भगवान तुम्हारी जोड़ी हमेशा ऐसे ही बनाए रखे, किसी की बुरी नजर न लगे मेरे बच्चों को। उनका आशीर्वाद सुनकर आदित्य और इशिका एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। उसके बाद इशिका उनसे पूछती है, आंटी जी, आपको आने में इतनी लेट कैसे हो गई? हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। सॉरी बेटा, ट्रैफिक की वजह से लेट हो गए।
मिसेस मल्होत्रा ने कहा, लेकिन अच्छा हुआ कि टाइम से पहले पहुंच गए। राहुल ने ऐड किया। तभी वहां पर ऋषु आया और मिसेस मल्होत्रा को देखकर वो एक्साइटेड होकर चिल्लाता है, दादी। इतना कहकर वो उनकी ओर दौड़ लगाता है। ऋषु की आवाज सुनकर सभी उसकी ओर देखते हैं और मिसेस मल्होत्रा अपनी बाहें फैलाकर थोड़ी आगे बढ़ती है। इतने में ही ऋषु आकर उनकी बाहों में खुद को समेट लेता है और मिसेस मल्होत्रा उसे अपनी गोद में उठाकर अपने गले से लगा लेती है। आह, मेरा प्यारा ऋषु, मैं आज कितने दिनों बाद आपसे मिल रही हूँ। मैंने आपको बहुत मिस किया। क्या आपने भी दादी को मिस किया? मिसेस मल्होत्रा ने बहुत प्यार से कहा। ऋषु ने उतने ही प्यार से जवाब दिया, हाँ दादी। ऋषु ने आपको बहुत मिस किया। पता है, दादी आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाई है। मिसेस मल्होत्रा ने कहा। ऋषु की आंखें ये सुनकर चमक गई और उसने पूछा, सच दादी? कहा है ऋषु के गिफ्ट्स? वो बाहर कार में है। आदित्य, बेटा जरा किसी को बोलकर गिफ्ट्स निकलवा देना जरा, मिसेस मल्होत्रा ने कहा। उनकी बात सुन आदित्य ने एक सर्वेंट से उन्हें लेकर आने का इशारा कर दिया। वो सर्वेंट चला गया। इतने में ही पंडित जी ने आदित्य को आवाज लगाई, आदित्य बेटा, पूजा का मुहूर्त हो गया है। पंडित जी की बात सुनकर सभी पूजा के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और पूजा पाठ शुरू हो जाती है। कुछ घंटे में पूजा हो जाती है और सभी ब्राह्मणों का भोज और फिर मेजबानों का भोज होने का बाद आदित्य और इशिका बहुत कुछ दान पुण्य करवाने के बाद फाइनली शाम को जाकर सब फ्री होते हैं। अब सभी जा चुके थे। घर में सिर्फ राहुल और उसकी माँ ही रुके हुए थे। ऋषु अपने रूम में अपने गिफ्ट्स चेक कर रहा था। इशिका और मिसेस मल्होत्रा किचन में बाकी सब के लिए खाना गर्म करवा रही थी और आदित्य और राहुल लिविंग रूम के काउच में अकेले बैठे हुए थे। दरअसल राहुल ने ही आदित्य को कुछ बात करने के लिए यहाँ बैठने को कहा था, वरना आदित्य वरुण को कॉल करने जा रहा था। हाँ बोल, क्या बात है? आदित्य ने राहुल से पूछा। ये तो तू बता मुझे कि क्या बात है, राहुल ने रहस्यमय ढंग से कहा। कौन सी बात? आदित्य ने कंफ्यूजन में पूछा। यही कि इशिका के साथ इतना सब कुछ क्यों किया तूने? आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी कि उसे इतना हट किया? राहुल ने थोड़ी नाराजगी से पूछा। इशिका का रोना उसे अब तक याद था। हट और इशिका को। राहुल, तू जानता है ना कि मैं कभी भी जानबूझकर इशिका को हट नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन मुझे एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी और इस वजह से। गलतफहमी? कौन सी गलतफहमी? बता मुझे अभी, आदित्य की बात को बीच में ही काटते हुए राहुल ने पूछा। आदित्य ने राहुल को फिर सब कुछ बता दिया। उसने राहुल से कुछ भी नहीं छिपाया, अपनी फीलिंग्स तक नहीं। आदित्य की बात खत्म होने पर राहुल थोड़े गुस्से में बोला, यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तूने एक छोटी सी गलतफहमी के चलते इशिका को इतना हर्ट किया। तू कम से कम मुझसे हो इस बात में बात कर लेता जैसे कि इशिका ने की। क्या इशिका ने तुझसे बात की थी? आदित्य ने हैरानी से पूछा। उसकी बात सुन आदित्य ने कहा, यार, मैं उस वक्त इतना परेशान था कि मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। इशिका को उस अमित के साथ देखकर तो मेरा गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मैंने लॉजिकल होने सोचना ही बंद कर दिया। आदित्य की बात सुनकर राहुल ने कहा, यार, तुझे बेफतू में ही गलतफहमी हो गई थी। इशिका ने मुझे और श्रेया को सब कुछ बताया था कि कैसे उसने अमित से अपना हाथ छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अमित ने उसे छोड़ा ही नहीं और वो गुस्से में कुछ करती कि उससे पहले ही तू वहां पहुंच गया और उसे ही मिसअंडरस्टैंड कर लिया तूने। तुझे पता है इशिका उस अमित को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। इनफैक्ट वो तो उससे नफरत ही करती है। तुझे तो ये भी नहीं पता कि शूटिंग के टाइम इशिका ने अमित की कितनी बैंड बजाई। राहुल की बात सुनकर आदित्य शॉक्ड होकर उसको देखता है और उससे पूछता है, क्या किया इशिका ने अमित के साथ? राहुल ने फिर आदित्य को सब कुछ बताया कि अब तक इशिका ने कैसे अमित को मजा चखाया था। उसकी बात सुनकर आदित्य को मन ही मन इतनी खुशी हुई कि उसका मन तो तुरंत जाकर अपनी वाइफ की पीठ थपथपाने का कर रहा था। काश उसने खुद अपनी आंखों से इशिका को ऐसा करते हुए देखा होता। उसको इतना खुश देखकर राहुल ने उससे कहा, आदित्य, इशिका सच में बदल गई है और उसने तुझे और ऋषु को पूरे दिल से अपना लिया है।
अब उसके लिए वो अमित या मोहित या वो रूपाली मायने नहीं रखते, बल्कि तू और ऋषु रखता है। और मेरी बात प्रूफ करने के लिए मेरे पास तुझे दिखाने के लिए कुछ है। इतना कहकर उसने अपना फोन निकाला और उसमें उसने कल रात की वीडियो कॉलिंग वाली रिकॉर्डिंग प्ले करके आदित्य को से दे दी। जैसे जैसे वो वीडियो आगे बढ़ते गई, आदित्य के आंखों में दर्द साफ झलकने लगा। और ऐसा हो भी क्यों न, आखिर स्क्रीन पे वो अपनी वाइफी का अपने और अपने बेटे के लिए प्यार और तड़प जो देख रहा था। इशिका की आंखों में आंसू देखकर आदित्य के सीने में एक टीस सी उठी। आखिर उसकी ही वजह से तो इशिका इतना रो रही थी। आदित्य अब और चुप नहीं बैठ सकता था। अपनी वाइफ को हर्ट करने के बाद अब वो एक और पल शांत नहीं बैठ सकता था। उसे इशिका से अभी माफी मांगनी थी। वीडियो खत्म होते के साथ ही आदित्य ने राहुल को उसका फोन लौटा दिया और इशिका को कॉल किया। इशिका ने जैसे ही उसका कॉल आंसर किया, आदित्य बोला, अभी के अभी मुझे मेरे रूम में आकर मिलो। इतना कहकर उसने बिना इशिका के जवाब को सुने ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और जल्दी से सेकंड फ्लोर की ओर चल दिया। 2 मिनट बाद जब इशिका ने जाकर आदित्य के रूम के डोर को ओपन करके रूम में एंटर किया, वैसे ही उसके पीछे दरवाजे के पास ही खड़े आदित्य ने तुरंत उसे लॉक कर दिया। अचानक से ही गेट लॉक होने की आवाज सुनकर इशिका डर गई, लेकिन वो पीछे मुड़कर देखती कि उससे पहले ही आदित्य ने उसे पीछे से आकर कस के हग कर लिया और बहुत प्यार से बोला, आई एम सॉरी जान। उसकी आवाज में इशिका को उसका गिल्ट, उसका पछतावा, उसका दर्द महसूस हुए। और अब उसकी बाहों के घर में इशिका भी खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाई और उसकी आंखों से भी आंखों बहने लगे। उसकी पकड़ अपने पेट पर लिपटे आदित्य के हाथों पर कस गई और दोनों इस वक्त अपने आंसू को बहने से नहीं रोकते। आदित्य ने रोते हुए ही अपना सर इशिका के कंधे पर रख लिया और बहुत जेंटली बोला, बहुत हट किया ना मैंने तुम्हें, बहुत नाराज हो ना मुझसे। उसकी बात सुनकर इशिका के दिल के दर्द को जैसे बाहर आने की परमिशन सी मिल गई और वो आदित्य से कंप्लेंट करते हुए बोली, हाँ बहुत हट किया है आपने मुझे गलत समझा, मुझे इग्नोर किया, मुझसे बेरुखी से पेश आए, लेकिन मैं इन सब से इतना ज्यादा हट नहीं हुई, क्योंकि ऐसा तो मैं भी आपसे साथ कई बार कर चुकी हूँ। मैं तो बस इस बात से ज्यादा हट हुई हूँ कि आपने मुझे एक बार भी खुद को एक्सप्लेन करने का मौका तक नहीं किया और मुझे खुद से दूर भेज दिया। आपको पता भी है, मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि जैसे आप मुझे अपनी लाइफ से ही बाहर कर रहे हैं। इशिका की बात सुन आदित्य के सीने में एक टीस सी उठती है और वो बोलता है, आई नो कि मेरी गलती है, मैंने नहीं तुम्हें समझने की कोशिश की और न ही तुम्हें खुद को एक्सप्लेन करने का मौका दिया, बट ट्रस्ट मी, तुम्हारे साथ ऐसा करके मैं खुद भी खुश नहीं था। बहुत तड़पा हूँ मैं खुद भी तुम्हारे लिए। मेरी गलतफहमी में मुझे भी इतनी तकलीफ दी जितनी कि तुम्हें, और अब जब मुझे पता चला कि तुम्हें मैंने कितनी तकलीफ दी तो इस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजर रही है ये मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। आदित्य की बात सुनकर इशिका को भी उसके दर्द का एहसास होता है। राहुल सच ही कह रहा था कि उसे हट करके आदित्य खुद भी हट हो रहा होगा, और इशिका तो ऑलरेडी आदित्य को इतना हट कर चुकी थी कि अब वो आदित्य और हट होते हुए नहीं देख सकती थी, क्योंकि यही तो उसके इस जिंदगी का मकसद था। इसलिए इशिका ने खुद को अचानक की पकड़ से आजाद करवाते हुए उसकी तरफ घूमी और उसको हग करके रोते हुए बोली, नो आदि प्लीज आप रोइए मत, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकती। जो हुआ हम उसे भूल जाएंगे, सब कुछ भुलाकर हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे और इस बार हमारे बीच गलतफहमी की जगह सिर्फ और सिर्फ प्यार होगा। आदित्य उसकी बात सुनकर उसे और भी कसकर गले लगा लेता है और बोलता है, हाँ इस बार हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं होगी, क्योंकि हम दोनों ही जानते कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और अगर किसी को गलतफहमी हुई भी तो वो दूसरे को इस बारे में जरूर बताएगा और उसे खुद को एक्सप्लेन करने का पूरा मौका भी देगा। इशिका और आदित्य के आंखों में भले ही आज आंसू थे, लेकिन उनके दिल में आज एक सुकून था। ये सुकून था एक दूसरे को फिर से अपनी बाहों में भर लेने का, एक दूसरे को समझ पाने का और एक दूसरे की दिल की बात जान लेने का। आज इशिका और आदित्य जी भर के अपने आंसू बहा लेने वाले थे। थोड़ी देर बाद आदित्य और इशिका वापस नीचे लौट आते हैं।
जब वो आते हैं तो देखते हैं कि सब ऑलरेडी खाने के लिए बैठे हुए थे। राहुल ने उन्हें देखकर विंक किया तो दोनों समझ गए कि यहाँ उसने सब कुछ संभाल रखा था। उन दोनों को साथ देखकर राहुल भी समझ गया था कि दोनों के बीच सुलह हो चुकी है और वो उन दोनों के लिए खुश था। इशिका और आदित्य आकर डाइनिंग टेबल पर अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं। ऋषु मिसेस मल्होत्रा के साथ बैठा खाना खा रहा था। सवेंस आदित्य और इशिका को भी खाना सर्व कर देते हैं और वो दोनों भी खाना खाने लगते हैं। तभी इशिका की नज़र ऋषु पर जाती है जो कि सैलेड को बिल्कुल भी नहीं खा रहा था। वो सिर्फ सब्जी और पूरी ही खा रहा था, जिसे देख इशिका सैलेड बोल से थोड़े से खीरे, टमाटर और गाजर ऋषु की प्लेट में डालकर कहती है, ऋषु सैलेड भी खाओ आप। एक तो आज आपने अपना मिल्क भी नहीं पिया और अब सैलेड भी नहीं खा रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा। पूरे दिन में कम से कम एक तो हेल्थी चीज कहनी चाहिए आपको। लेकिन मम्मा, ऋषु को ये नहीं पसंद है। ऋषु ने अपना मुंह सिकोड़ते हुए कहा, अच्छा तो फिर आपके लिए मिल्क मंगवा देते हैं। आपको वो तो बहुत पसंद है ना, और वैसे भी आपको अच्छी हेल्थ बनाने की बहुत जरूरत है। आखिर आप ही तो कहते फिरते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग बनकर अपनी मम्मा को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आदित्य ने ऋषु को देखकर तंज कसते हुए कहा। ऋषु उसकी बात को सुनकर चिढ़ जाता है और अपना मुंह फुलाकर बोलता है, डैडी आपके लिए भी स्वीट्स मंगवा देते हैं ताकि उसे खाकर आप मीठा बोलने लगे। आखिर आपको भी मीठा बोलने की बहुत जरूरत है, वरना आप ऋषु की मम्मा को कभी इम्प्रेस नहीं कर पाओगे, बिकॉज विमेन लाइक स्वीट टॉकर लाइक मी। ऋषु की बात सुनकर जहाँ सभी की हंसी फूट पड़ती है और सभी ठहाके मारकर हंसने लग जाते हैं। इशिका को तो इन दोनों की बहसबाजी की आदत हो गई थी और हर बार जब भी ये दोनों बहस करते थे तब उसका अच्छा खासा एंटरटेनमेंट हो जाता था, इसलिए वो इन दोनों को बहस करने से कभी भी नहीं रोकती थी और ऋषु तो हमेशा ही आदित्य पर भारी पड़ता था। इसलिए इशिका को और भी ज्यादा मजा आता था, क्योंकि जिस आदित्य कपूर के सामने लोग एक एक शब्द 100 बार सोचकर बोलते थे, इस डर से कि कहीं उनके मुंह से कुछ ऐसा न निकल जाए जो आदित्य को गुस्सा दिला दे, तो वही उसका खुद का बेटा उससे ऐसे झगड़ता था कि हर बार आदित्य का मुंह बंद करवा देता था और आदित्य बेचारा उसे कुछ कह भी नहीं पाता था। जब सब लोग आदित्य की हंसी उड़ा रहे थे तब आदित्य का मुंह एकदम देखने लायक था। वो ऋषु को हैरानी से देखकर अपने मन में सोचता है कि उसका बेटा कितना दोगला था। कल रात तो जब उसकी मम्मा यहाँ नहीं थी तब वो कितना डिपेंडेड था उस पर, और आज वो फिर से उसका मजाक उड़ा रहा था। मिसेस मल्होत्रा आदित्य और ऋषु को देखकर अपने बेटे राहुल की तरफ देखती है, जो कि अकेला बैठा अपना खाना खाते हुए सब कुछ एंजॉय कर रहा था। वो राहुल से कहती है, देख ले राहुल, ये होता ही फैमिली की खुशी। देख आदित्य को कितना खुश है वो सेटल होकर, इसलिए तो तुझसे कहती रहती हूँ कि तू भी अब शादी कर ले बस। मैं तुझे बिल्कुल आदित्य की हो तरह खुश देखना चाहती हूँ। मिसेस मल्होत्रा की बात सुनकर सब राहुल की ओर गौर से देखते हैं तो वो चिढ़कर बोलता है, क्या मॉम आप भी हमेशा शादी की रट लगाए रखती है? नहीं करनी मुझे अभी शादी, अभी मुझे सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देना है बस। शादी वादी के लिए मेरे पास अभी वक्त नहीं है। उसकी बात सुनकर मिसेस मल्होत्रा का मुंह उतर जाता है। राहुल हमेशा ही उन्हें शादी के लिए इनकार कर देता था। उन्हें तो टेंशन भी होने लगी कि थी आखिर राहुल कभी शादी करेगा भी या नहीं। भले ही वो किसी गरीब घर की लड़की से शादी कर ले, इससे उनको कोई भी एतराज नहीं होता। वो तो बस अपने बेटे को आदित्य की तरह सेटल देखना चाहती थी। पता नहीं उनका ये सपना कभी पूरा होगा भी या नहीं। मिसेस मल्होत्रा का उतरा हुआ चेहरा देखकर इशिका को भी थोड़ी टेंशन होती है। उसकी पिछली लाइफ में जब उसने ऋषु को छोड़ दिया था तब राहुल ने उसे अडॉप्ट कर लिया था और उसने कभी शादी इस डर से नहीं की कि वो ऋषु को कोई स्टेप मॉम नहीं देना चाहता था। लेकिन इस बार तो वो ऋषु को छोड़कर नहीं जाने वाली, तो क्या इस जन्म में राहुल शादी करेगा या नहीं? उसे फ्यूचर का तो नहीं पता था, लेकिन उसे इतना तो जरूर पता था कि अगले आने वाले 2 साल तक तो वो शादी नहीं करने वाला था, क्योंकि वो अगले आने वाले 2 साल के बाद ही आदित्य और ऋषु से अलग हुई थी। इशिका ने सोचा
कि राहुल खुद तो अपनी शादी को लेकर कभी सोचेगा नहीं, इसलिए उसे ही राहुल की शादी करवानी होगी और अब इशिका की टू डू लिस्ट में राहुल की शादी करवाना भी शामिल हो गया था। जैसे ही ये ख्याल उसके मन में आता है, उसे खुद की ही सोच पर हंसी आने लगती है, क्योंकि एक तरफ तो वो एक दोस्त की शादी करवाने की सोच रही थी और दूसरी तरफ अपनी दूसरी दोस्त यानी श्रेया की शादी रोकने की सोच रही थी। खाने के बाद मिसेस मल्होत्रा और राहुल घर वापस जा रहे होते हैं और इशिका, आदित्य और ऋषु उन्हें सी ऑफ करने के लिए उनके साथ ही उनकी कार तक चल रहे होते हैं कि तभी इशिका को अचानक कुछ याद आता है और वो राहुल से कहती है, राहुल, मुझे आपकी कुछ हेल्प चाहिए थी हमारी मूवी को लेकर। कैसी हेल्प? राहुल ने पूछा। वो एक्चुअली मेरी नज़र में रूपाली को रिप्लेस करने के लिए एक कैंडिडेट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रोड्यूसर सर उसे कास्ट करेंगे। तो क्या आप प्लीज उनसे बात कर सकते, उन्हें मना हो सकते उसे कास्ट करने के लिए? इशिका ने पूछा। किसकी बात कर रही हो? कोई न्यूकमर है क्या? राहुल ने कंफ्यूज्ड होते हुए पूछा। इशिका ने एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा, नहीं न्यूकमर नहीं, एक फॉरगॉटन स्टार है। इस वक्त इशिका के एक्सप्रेशंस देखकर राहुल को ऐसा लगता है कि उसके दिमाग में जरूर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। तभी वो इशिका के वर्ड्स को फिर से अपने मन में रिपीट करके उनका मतलब जानने की कोशिश करता है। और अचानक ही राहुल का माथा ठनका, क्योंकि उसे पता चल गया था कि इशिका किसके बारे में बात कर रही थी। उसने कहा, तनिषा। इशिका ने मुस्कुराकर बस हमें अपना सर हिला दिया। इशिका का आइडिया राहुल को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी रूपाली को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, इसलिए वो भी इशिका का साथ देने के लिए तुरंत ही राजी हो जाता है। रात के समय ऋषु के रूम में इशिका ऋषु को स्टोरी सुनाने के लिए ऋषु के रूम में आई हुई थी। आदित्य अपनी स्टडी में कुछ काम करने गया हुआ था और ऋषु अपने बाथरूम में अपना नाइट सूट पहनने गया हुआ था। इशिका ऋषु के स्टडी टेबल पर उसका सामान थोड़ा बिखरा हुआ पाती है तो उन्हें सही से रखने लग जाती है। उन्हें सही से रखते वक्त अचानक ही इशिका को एक फोल्डेड पेपर दिखता है। क्यूरियस होकर इशिका उसे खोलकर देखती है तो उसे बहुत हैरानी होती है, क्योंकि ये वही करज वाली ड्राइंग थी। इशिका को उसे देखकर याद आता है कि ये तो उसने मोहित के लिए ड्रॉ की थी, तो फिर ये यहाँ ऋषु के पास कैसे आई? इतने में ही ऋषु भी बाथरूम से बाहर आ जाता है। उसके आते के साथ ही इशिका उसे वो ड्राइंग दिखाते हुए उससे पूछती है, बेबी, आपके पास ये ड्राइंग कैसे आई? इशिका के सवाल सुनकर ऋषु को वही सब याद आ जाता है कि कैसे मोहित ने सबके सामने उसका मजाक उड़ाया था। उस सीन को याद करके ऋषु का चेहरा बिल्कुल उतर जाता है। उसकी आंखें नम हो जाती है, जिसे देख इशिका का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो तुरंत ऋषु के पास जाती है और उसके सामने बैठे हुए उसे अपने सीने से लगा लेती है और घबराकर उससे पूछती है, ऋषु, क्या हुआ? आपको रोना क्यों आ रहा है? मम्मा को बताओ बेबी, मम्मा को बहुत टेंशन हो रही है। उसकी बात सुनकर ऋषु जल्दी से उससे अलग होते हुए बहुत मासूमियत से कहता है, मम्मा, ये मोहित ने ऋषु को दी थी। उसने कहा था कि ये आपने ऋषु की ड्राइंग बनाई थी। ऋषु की बात सुनकर इशिका को कुछ गड़बड़ होने का आभास होता है और वो ऋषु से कहती है, ऋषु, मम्मा को पूरी बात बताओ कि मोहित ने आपको ये ड्राइंग क्यों दी और उसने आपसे क्या कहा। और हाँ, आप कुछ भी नहीं छिपाएंगे वरना मम्मा आपके फ्रेंड्स से पूछेगी। इशिका की बात सुनकर ऋषु अपना सर झुकाकर इशिका को कल की सारी बात बता देता है। ऋषु की बात सुनकर इशिका का कलेजा कपकपा उठता है, ये सोचकर कि उसके मासूम से बच्चे को कल सबके सामने उसको एक गलती की वजह से कितना जलील होना पड़ा था। उसके छोटे से बच्चे ने इतना सब कुछ कैसे झेला होगा, ये सोचकर ही इशिका की रूह तक कांप उठी थी। और उस पर भी वो अपने बेटे को सीने से लगाने के लिए उसके पास ही नहीं थी। उसको उदासी को उसने महसूस क्यों नहीं किया? कल जब ऋषु ने पूरे दिन उसे इग्नोर, तो उसने क्यों नहीं सोचा कि ऋषु सिर्फ एक पप्पी की बात को लेकर तो उससे इतना नाराज नहीं हो सकता कि उसे इग्नोर करने पे उतर आता? क्यों उसने नहीं ध्यान दिया अपने बेटे की आंखों में छिपे दर्द को? इशिका को ये सब सोचकर बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है और उसके आंसू बहने लगते हैं, जिन्हें देख ऋषु जल्दी से पोंछ देता है और उससे कहता है, मम्मा, आप प्लीज मत रो।
ऋषु ने आपको कितनी बार कहा है ना कि ऋषु आपको रोते हुए नहीं देख सकता। जब आप रोती है तो ऋषु को बहुत बुरा लगता है और रोना भी आता है। अपने इतने केयरिंग बेटे को देखकर इशिका सोचती है कि अगर मेहर शब्द का कोई मतलब बताना चाहे तो वो उसकी लाइफ को डिफाइन कर सकता था, क्योंकि आदित्य जैसा पति और ऋषु जैसा बेटा तो सिर्फ उसी लड़की को ही मिल सकता था जिस पर ऊपर वाले को बहुत ज्यादा कृपा हो। उसे अपने इस जन्म या पिछले जन्म की तो पता थी कि उसने उन दोनों ही जन्मों में कुछ भी ऐसे काम तो नहीं किए थे कि ऊपर वाला उस पर इतना मेहरबान होता। जरूर उसने उससे भी पिछले वाले जन्म में कुछ ऐसा किया होगा जो कि उसको अपने पिछले जन्म और इस जन्म में आदित्य और ऋषु मिले थे। ये सोचकर ही इशिका अपने मन में ऊपर वाले का शुक्रिया करती है कि उसने उसे इतने अच्छा पति और बेटा दिया जो कि अपने दर्द को भी उसके सामने इसलिए नहीं आने देते ताकि उसकी आंखों में आंसू न आए, उसे बुरा न लगे, और बदले में फिर चाहे वो दोनों खुद अपने मन में कितना भी हट होते रहे। आदित्य तो फिर भी बड़ा था, लेकिन इशिका को तो ये सोचकर हैरानी होती थी कि ऋषु वो तो सिर्फ एक का छोटा सा बच्चा था जो कि अभी 6 साल का भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उसमें बड़ी से भी ज्यादा सब्र था। इशिका सोचती है कि अगर ऋषु की कोई बड़ा भी होता न तो वो भी उससे इस बात के लिए झगड़ जाता, लेकिन ऋषु उसने तो उसे इस बारे में बताया तक नहीं। जैसे ही ये ख्याल के मन में आता है वो ऋषु से पूछती है, ऋषु बेबी आपने मम्मा को इस बारे में क्यों नहीं बताया? इशिका का सवाल सुन ऋषु अपना सर झुका लेता है। इशिका उससे कहती है, बोलो ना बेटा, आपने मम्मा को इस बारे में क्यों नहीं बताया? ऋषु फिर बहुत मासूमियत से कहता है, क्योंकि ऋषु को पता था कि अगर ऋषु आपको इस बारे में बताएगा तो आपको बुरा लगेगा, और इसलिए अपने मम्मा को इग्नोर किया है ना? इशिका ने गैस करते हुए अपनी नम आंखों से पूछा। हाँ, क्योंकि ऋषु को लगा कि अगर ऋषु आपके सामने आएगा तो शायद आपको ऋषु को देखकर पता चल जाएगा, जैसे कि अभी पता चल गया। फिर आप ऋषु से सब पूछती और फिर ऋषु को भी आपको सब बताना पड़ता, और फिर वही होता जो अब हो रहा है। आपको बुरा लग रहा है और आप रो रहे हो, जबकि ऋषु तो आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। उसकी ऐसी मासूमियत भरी बात सुनकर इशिका जल्दी से एक और बार उसे अपने सीने से लगा लेती है और उसके बालों पर किस करके कहती है, ऋषु बेटा आप इतने अच्छे क्यों हो? आपके साथ इतना सब कुछ हो गया और आप फिर भी अपनी मम्मा के बारे में सोच रहे थे। इतना अच्छा तो कोई भी नहीं होता। ऋषु इशिका के सीने में दुबके हुए ही जवाब देता है, मम्मा आप ऐसा मत बोलो कि कोई भी इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि ऋषु की मम्मा तो बहुत ज्यादा अच्छी है और इसलिए ऋषु भी अच्छा है। उसकी इतनी प्यारी और मीठी सी बात सुनकर इशिका का दिल पिघल जाता है और वो उसको खुद से थोड़ा दूर करके अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए उससे पूछती है, और ऋषु के डैडी वो कैसे है? इशिका का मजाकिया अंदाज देखकर ऋषु भी उसके ही अंदाज में जवाब देते हुए कहता है, डैडी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मम्मा से थोड़े से कम, क्योंकि वो हमेशा ऋषु को टोंट मारते हैं और ऋषु को बहुत कड़वी बात भी बोलते हैं। मम्मा की तरह प्यारी और मीठी नहीं। लेकिन आप ये बात डैडी को मत बताना, नहीं तो वो फिर से ऋषु को कुछ कड़वा ही बोलेंगे। उसकी बात सुनकर इशिका को हंसी आ जाती है और उसे देखकर ऋषु भी हंसता है। ठीक है, आपकी ये बात मैं आपके डैडी को नहीं बताऊंगी, लेकिन सच कहूँ तो आपके डैडी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि आपकी मम्मा। वो तो बस आपको टीज करने के लिए ऐसा बोलते हैं, क्योंकि मम्मा से ऐसा नहीं बोल सकते ना, क्योंकि मम्मा से बहुत डरते हैं ना वो। इशिका की बात खत्म होते ही दोनों फिर से ठहाके मारकर हंसते हैं और ऋषु बोलता है, मम्मा ऋषु भी आप दोनों से बहुत प्यार करता है। और इतना कहकर वो इशिका को उसके दोनों चीक्स पर किस करता है। इशिका भी उसको किस करती है और उसको अपनी गोद में उठाकर उसके बेड तक ले जाती है और बहुत जेटली उसे लिटा देता है, और फिर वो पेपर साइड टेबल पर रखकर ऋषु के बगल में आकर लेट जाती है और उससे कहती है, ऋषु आपको पता है कभी कभी ना बहुत अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब कोई बहुत अच्छा होता है ना ... तो अक्सर उसको अपनी अच्छाई की वजह से ही उसको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्योंकि अपनी अच्छाई की वजह से वो दूसरों को दर्द में नहीं देखना चाहता और इसीलिए वो ऐसी कोई भी चीज नहीं करता जिससे कि दूसरे हट हो।
लेकिन इस वजह से वो खुद बहुत हट होता है, बिल्कुल आपकी तरह। इशिका की बात सुनकर ऋषु बहुत कंफ्यूज हो जाता है और उससे पूछता है, ऋषु की तरह मतलब? इशिका उसका हाथ थामकर उस पर किस करते हुए कहती है, बेबी, आपने मम्मा को स्कूल वाली नहीं बताई ना, इसलिए आप इतना हट हुए। अगर आप मम्मा को तभी मम्मा को बता देते तो आप शायद इतना हट नहीं होते। पता है क्यों? क्योंकि वो जो ड्राइंग थी ना, वो आपकी ड्राइंग नहीं थी। मम्मा ने तो वो ड्राइंग इसलिए बनाई थी क्योंकि मोहित हो बार बार मम्मा से एक कार्टून डॉग बनाने की जिद कर रहा था, जो कि क्यूट हो, और मम्मा को न बचपन में ये वाला कार्टून बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने ये ड्राइंग बना दी। इसका आपसे दूर दूर तक कोई लेना नहीं था। इशिका की बात सुनकर ऋषु बहुत हैरान हो जाता है और उसे अपनी बेवकूफ़ी पर भी बहुत पछतावा है। अब जाकर उसको अपनी मम्मा की बात का सही मतलब समझ आया था। अगर उसने पहले ही अपनी मम्मा को सब बता दिया होता तो वो शायद उसे पहले ही सब सच बता देती और वो इतना हट नहीं हुआ होता। लेकिन ये सब उस मोहित की वजह से हुआ था। उसने ही झूठ बोलकर उसे उसकी मम्मा के खिलाफ करने की कोशिश की थी। ऋषु को ये बात सोचकर मोहित पर बहुत गुस्सा आता है और वो इशिका से कहता है, मम्मा, ये मोहित ने जानबूझकर किया ताकि वो ऋषु को आपसे नाराज करवा दे। उसने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ही इज अ बैड बॉय। ऋषु उसको छोड़ेगा नहीं। ऋषु उससे फाइट करेगा। ऋषु की बात सुनकर इशिका जल्दी से कहती है, नो ऋषु, ओनली बैड बॉयज फाइट लाइक दैट, बट यू आर अ गुड बॉय। लेकिन मम्मा, उस मोहित ने भी ऋषु के साथ इतना गलत किया। ऋषु पाउट करते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर इशिका मिस्टीरियस वे में कहती है, डोंट वरी, मोहित को हम सबक सिखाएंगे, लेकिन फाइट करके नहीं, बल्कि वैसे ही करके जैसे उसने आपके साथ किया था। रात के 10 बजे आदित्य का रूम। आदित्य जब अपना काम निपटाकर अपने रूम में आता है तो थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि इशिका अपने नाइट सूट में उसके बेड पर लेटी हुई थी, एक बुक पढ़ रही थी। आदित्य को देखकर इशिका अपनी बुक को साइड में रखते हुए पूछती है, हो गया आपका काम? हाँ, हो गया। तुम सोई नहीं अभी तक? आदित्य ने हैरानी से पूछा। हाँ, वो मैं सोने से पहले इस नॉवेल का एक चैप्टर जरूर पढ़ती हूँ हर रात। इशिका ने कहा। हाँ, लेकिन ये तो मेरा रूम है। पढ़ते वक्त कहीं तुम्हें यही नींद आ गई तो फिर मुझे तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ने जाना पड़ेगा। आदित्य ने मुंह बनाकर झूठ मूठ में कंप्लेंट करने का दिखावा करते हुए कहा, लेकिन इशिका का जवाब सुनकर तो वो एकदम हैरान ही हो गया, क्योंकि इशिका ने कहा, हाँ, तो किसने कहा आपको मुझे मेरे रूम में छोड़कर आने की? मैं यहाँ नहीं सो सकती क्या? इशिका की बात सुनकर आदित्य के कल लाल हो जाते हैं, लेकिन इशिका के साथ अकेले एक बेड पर वो बिना ऋषु के सोने की बात सुनकर वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है और इशिका के पास जाकर बेड पर बैठते हुए उससे एक शरारती टोन में पूछता है, आया शो कि तुम आज रात यहाँ मेरे रूम में मेरे बेड पर मेरे साथ सोना चाहती हो? आदित्य ने ये बात काफी मजाकिया अंदाज में इसलिए पूछी थी क्योंकि उसको पता था कि इशिका का जवाब हाँ होगा, क्योंकि अब तक तो वो कई बार एक साथ से चुके थे। फर्क सिर्फ इतना था कि तब वो ऋषु के रूम में थे और आज आदित्य के खुद के रूम में। उसकी बात सुनकर इशिका ने अपनी पलकें झुकाते हुए थोड़ा शर्मा कर कहा, सिर्फ आज ही नहीं, मैं अपनी हर रात यही आपके रूम में, आपके बेड पर, आपके साथ और आपकी बाहों में सोना चाहती हूँ। आदि, आई वांना मूव इन दिस रूम। इशिका की बात सुनकर तो आदित्य के होश ही उड़ गए। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने जो हमेशा से सोचा था एक दिन वो होगा। इशिका और वो एक कपल की तरह रूम शेयर करेंगे। ये सोचकर ही वो थोड़ा इमोशनल और बहुत ज्यादा खुश था। उसके चेहरे के भाव देखकर इशिका को भी खुशी होती है, लेकिन आदित्य जिस तरह उसे एक्सपेक्टेशंस के साथ देख रहा था उसे देखकर वो और ज्यादा शर्मा जाती है और आदित्य के सीने में अपना सर छिपा लेती है। आदित्य भी उसे कसकर हग कर लेता है और उसका बालों पर ही किस करता है। आज उनके रिश्ते की दूसरी सीढ़ी भी वो दोनों चढ़ चुके थे। आज वो दोनों एक साथ थे और बहुत जल्द वो एक भी होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। राधे राधे दोस्तों। और एक बात, मेरी स्टोरी अच्छी लगती हो तो लाइक और कमेंट भी किया करो यार।
मैं तरस जाता हूँ आपकी कमेंट पढ़ने के लिए।